अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद अलीम खान, डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजी उबैदुल्लाह ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। तो इससे पहले हमने 2 चैप्टर्स पढ़ लिए हैं। चैप्टर 1 पहले हमने पढ़ा था, फिर हम चैप्टर 3 पढ़ा फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो आपके पास है वैरायटी ऑफ लाइफ, जो फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 है। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर हम बेसिकली इस चैप्टर को हम लॉन्ग के लिए करेंगे। जैसे हमने चैप्टर 3 जो था वो शॉर्ट के लिए किया था, लेकिन इसको हमने प्रॉपर लॉन्ग क्वेश्चन के लिए करना है। लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन एज वेल एज एमसीक्यू। और चैप्टर 3 हमने किया था एमसीक्यू एज वेल एज शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। तो इसका जो कॉम्बिनेशन है, पहले इसका कॉम्बिनेशन जो है 5 और 11 का कॉम्बिनेशन बनता होता है। मतलब लॉन्ग क्वेश्चन के 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट जो होगा, ए पार्ट उसका जो आता है वो क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 5 से आता है, और दूसरा पार्ट उससे चैप्टर नंबर 11 से आता है। और उसके बाद फिर इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है और एक एमसीक्यू आता है। तो ये चेंज भी हो सकता है, लेकिन ये है कि 2020 की पेयरिंग स्कीम के मुताबिक चैप्टर 5 और 11 का आपस में कॉम्बिनेशन था, ठीक है। और इस तरह आपने इसको उसी जहन के मुताबिक करना है। और लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है। इतना मुश्किल चैप्टर नहीं है, आसान चैप्टर है। लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि बुक्स की लाइन को ज़्यादा एक्सप्लेन करूं, बहुत सिंपल तरीके से, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आप जब भी मेरा लेक्चर हो तो आप टेक्स्ट बुक को सामने रखें और जो मुश्किल वर्ड्स हैं उनको साथ लिखते जाएं। जैसे मैं आपको बता रहा होता हूँ कि इसका ये मीनिंग है, तो उसको आप लिखें। शॉर्ट क्वेश्चन के जो डिफरेंसेस बनवाता हूँ मैं स्पेशली, उनको आप बुक के साथ स्टेपलर कर दें, ज़्यादा बेटर होता है लिख के, या आप रजिस्टर के ऊपर लिख दें, ताकि जब क्लासेस स्टार्ट हों तो ऑलरेडी ये चैप्टर्स प्रिपेयर हों। उसके बाद जो आपका टेस्ट वगैरह होता है उसको भरपूर ईमानदारी से दिया करें, ठीक है। एमसीक्यू को करें, शॉर्ट क्वेश्चंस को करें। एक तो आपको आइडिया हो जाएगा पेपर किस तरह बन सकता है इस चैप्टर से, और उसके बाद आपको ये भी पता हो चल जाता है कि इसमें से कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, कौन कौन से एमसीक्यू बन सकते हैं, और एज वेल एज आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो जाते हैं। तो लेक्चर्स जो हैं, ऑनलाइन लेक्चर्स जो हैं, इसको बार बार सुने। किसी बात की समझ नहीं आ रही तो फर्दर व्हाट्सएप ग्रुप में भी डिस्कस किया जा सकता है, लेकिन लेक्चर को होप्स हो कि आप जब वीडियो सुनेंगे तो मेरे ख्याल में आपका वो लेक्चर क्लियर हो सकता है। क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि आपको बुक्स की लाइन को भरपूर तरीके से समझाया जाए, बहुत सिंपल करके, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। पहला लेक्चर है आपका, चैप्टर का नाम है वैरायटी ऑफ लाइफ, और बायोलॉजी फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 5 का लेक्चर नंबर है 1, ठीक है। और चैप्टर का नाम है वैरायटी ऑफ लाइफ, मतलब लिविंग थिंग्स की क्या क्या वैरायटी हो सकती है, ठीक है। एक इकोसिस्टम के अंदर किस वैरायटीज में हो सकते हैं। इसको दूसरे वर्ड में कह सकते हैं बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। नंबर ऑफ पार्टिकुलर स्पीशीज आप कह सकते हैं, या वैरायटीज ऑफ जो स्पीशीज हैं उनकी किस किस वैरायटीज में पाई जा सकती है। एक फॉर एग्जाम्पल हम फील्ड को लें या इकोसिस्टम के लें, तो उसके अंदर कौन कौन सी लाइफ, प्लांट्स कितने पाए जाएंगे, एनिमल्स कितने पाए जाएंगे, और एनिमल्स में कौन कौन से एनिमल्स होंगे, प्लांट में कौन कौन से एनिमल्स होंगे। तो ये हम कहते हैं बेसिकली ये क्या है, वैरायटी, लाइफ की क्या वैरायटी। अब देखिए, अगर हमारे पास एक लार्ज कलेक्शन हो इन प्लांट्स की या एनिमल्स की, रेंडमली एक हमारे पास लार्ज कलेक्शन हो, तो उसको हम उस वक्त तक एक अगर ऑर्गेनाइज मैनर के तहत हम उसको अगर इकट्ठे नहीं करेंगे, उसको हम कलेक्ट नहीं करेंगे, तो हम उसको पहचान नहीं सकते, उसको सेपरेट करना मुश्किल हो जाता है। जो एनिमल्स एक जैसे हैं, या जो एनिमल्स आपस में क्या है मुख्तलिफ हैं, जो एक जैसे हैं या जो क्या है मुख्तलिफ हैं, उनको हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, उनमें फ़र्क नहीं कर पाते। तो उसके लिए फिर हमें क्या करनी पड़ती है, इन एनिमल्स की क्लासिफिकेशन करनी पड़ती है, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि इनको डील करने के लिए, इजी टू डील, इन एनिमल्स को डील करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, क्लासिफिकेशन की ज़रूरत होती है। एक लार्ज कलेक्शन अगर हमारे पास हो, प्लांट्स का हो, एनिमल्स का हो, तो उनको समझने के लिए, उनको डील करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन का मतलब होता है दर्जा बंदी करना, या दूसरे लफ्ज़ में हम कहते हैं arrangement of the organisms into groups and subgroups on the basis of similarities and dissimilarities। अगर हम organisms को ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड करें
किसकी बेस के ऊपर? ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिससिमिलरिटीज। मतलब एक जैसी खुसूसियात वाले एनिमल्स को हम एक ग्रुप में रख दें और मुख्तलिफ खुसूसियात वाले एनिमल्स को दूसरे ग्रुप में रख दें, तो हम ये इनके दरमियान जो डिफरेंसेस हैं, इस तरह हम उनका क्या बना लेते हैं, ग्रुप्स और सब ग्रुप्स, और इसको कहते हैं हम, ये क्या हो रही है बेसिकली क्लासिफिकेशन। तो वो कह रहा है कि अगर हम 1.5 मिलियन स्पीशीज, ठीक है, मतलब 15 लाख तकरीबन बन जाते हैं ये, ठीक है, 1.5 मिलियन 15 लाख स्पीशीज ऑफ एनिमल्स एंड 0.5 मिलियन ऑफ प्लांट आर नॉन टू डील विद सच लार्ज कलेक्शन। हम कहते हैं कि तकरीबन हमारे पास 1.5 मिलियन स्पीशीज एनिमल्स की हैं और 0.5 मिलियन स्पीशीज जो है प्लांट की हैं। ये क्या है, नाउन है जिन पे रिसर्च की जा चुकी है। अब हमारे पास इनके ऊपर जो प्लांट और एनिमल्स हैं, इस लार्ज कलेक्शन को डील करने के लिए, ठीक है, अब इनके अंदर देखें वो कह रहे थे डिसिमिलर फॉर्म हो सकते हैं। तो टू डील विद सच लार्ज कलेक्शन ऑफ डिसिमिलर फॉर्म, सर्टेनली यकीनन we need a system by which species can be classified into group। वो कह रहा है कि अगर हमारे पास इतनी बड़ी, अगर देखिए वैरायटीज पाई जा रही हैं, अगर हम 15 लाख एनिमल्स की स्पीशीज पाई जा रही हैं, 5 लाख के करीब हमारे पास प्लांट्स की स्पीशीज पाई जा रही हैं, तो ये हमारे पास बहुत बड़ी वैरायटी बन जाती है, हजारों की तादाद, लाखों की तादाद के अंदर। तो इसके लिए हमें एक सिस्टम चाहिए। वो सिस्टम कौन सा होगा? बेसिकली क्लासिफिकेशन सिस्टम होगा। और इसीलिए इसको डिफाइन करते हैं द अरेंजमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज। और इसको हम किसके अंदर रखते हैं? फिर ग्रुप्स के अंदर रखते हैं। किसमें रखते हैं? ग्रुप्स में रखते हैं। एक जैसे एनिमल को एक ग्रुप में रख दिया और मुख्तलिफ एनिमल को दूसरे ग्रुप में रख दिया, ठीक है। तो सिंपल क्लासिफिकेशन नॉट मीनिंगफुल। अब ये क्लासिफिकेशन जो होगी ये सिंपल नहीं होनी चाहिए। या हम ये कहते हैं फॉर एग्जाम्पल, जितने भी एनिमल्स हैं, हम कहते हैं ऐसे एनिमल जिनके ऊपर जिनके सर पर सींग हूं, ठीक है, मतलब सर के ऊपर क्या हो? सींग हूं, हॉर्न हूं, उन सबको हम एक ग्रुप के अंदर रख दें। तो ये हो गया सिंपल क्लासिफिकेशन। मतलब क्या है कि ये कोई इतनी मीनिंगफुल नहीं है। उसमें सींगों वाले एनिमल जो या हॉर्न वाले एनिमल हैं, वो जरूरी नहीं है कि वह सारे के सारे जो हों वो एक ही स्पीशीज से ताल्लुक रखते हों, वो सारे एक जैसे नहीं हो सकते। तो दिस इज सिंपल क्लासिफिकेशन। या हम कहते हैं कि जो 4 टांगों वाले एनिमल्स हैं उनको एक ग्रुप के अंदर रख लें, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगी? सिंपल क्लासिफिकेशन हो जाएगी। इससे हम किसी भी इकोसिस्टम के अंदर, किसी पॉपुलेशन के अंदर हम वैरायटीज को कम नहीं कर रहे, वैरायटीज को क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स? बढ़ा रहे हैं। तो जब हम वैरायटीज को बढ़ाते हैं तो जो क्लासिफिकेशन होती है वो क्या हो जाती है स्टूडेंट्स? मुश्किल हो जाती है, फिर वो मीनिंगफुल नहीं होती। इसलिए कहते हैं उसका कोई खास मकसद नहीं रहता, क्योंकि हमने क्लासिफिकेशन करके एक्चुअल हमने वैरायटीज को क्या करना है? कम करना है, ना कि बढ़ाना है। अगर हम वैरायटीज को बढ़ाएंगे तो फिर वो क्लासिफिकेशन हमारे लिए मीनिंगफुल नहीं रहती। तो देखिए वो कह रहा है कि मेनी टाइप ऑफ क्लासिफिकेशंस आर पॉसिबल। इस तरह इस वैरायटीज को कम करने के लिए हमारे पास क्या होती है? क्लासिफिकेशन बहुत तरह की हो सकती है। फॉर एग्जांपल फ्लावरिंग प्लांट, ऐसे प्लांट्स जो फ्लावरिंग होते हैं इनको कहते हैं हम एंजियोस्पर्मिक प्लांट। ऐसे प्लांट जो फ्लावरिंग होते हैं वो क्या कहलाते हैं हमारे पास? एंजियोस्पर्मिक, ठीक है। तो कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, इनको हम क्लासिफाई करते हैं किसके बेस के ऊपर? कलर के ऊपर, हाइट के ऊपर एंड अदर कैरेक्टर्स। दिस इज वेरी सिंपल क्लासिफिकेशन, यू नो वेरी वेल। अगर हम सारे हाइट वाले पौधों को एक ग्रुप में रख दें तो भाई वो सारे जरूरी नहीं है कि सारे एक जैसे हों। पौधे तो बहुत सारे हाइटेड प्लांट्स होते हैं। तो ये तो सिंपल क्लासिफिकेशन है, हमने उसकी वैरायटीज को मजीद बढ़ा रहे हैं, ना कि हम कम कर रहे हैं। मीनिंगफुल क्लासिफिकेशन तब होगी जितना उसको क्लासिफाई करने के लिए क्राइटेरिया का हम डिफरेंट क्राइटेरिया रखते हैं, या जितना मुश्किल क्राइटेरिया रखते हैं वो क्लासिफिकेशन उतनी ही अच्छी होती है, उतनी ही बेहतर होती है, ठीक है। तो हम कहते हैं कलर हो गया, एक जैसे कलर वाले प्लांट को एक ग्रुप के अंदर रखना, डिफरेंट के अंदर रखना, ये भी कोई मीनिंगफुल क्लासिफिकेशन नहीं है। एंड अदर कैरेक्टर्स,
दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज नॉट मीनिंगफुल, मतलब ये कोई खास मीनिंगफुल क्लासिफिकेशन नहीं है, बिकॉज इट डज नॉट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट, ये हमें कोई खास इंफॉर्मेशन नहीं देती। क्या इंफॉर्मेशन नहीं देती स्टूडेंट्स? बेसिक डिफरेंसेस एंड सिमिलरिटीज अमॉन्ग इंडिविजुअल, के इंडिविजुअल्स के दरमियान कौन कौन से डिफरेंसेस होते हैं और कौन कौन सी सिमिलरिटीज होती हैं। तो ये हमें कोई इतनी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन नहीं दे रही कि अगर हम देखें, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, अगर हम सारे हार्टेड प्लांट को रख दें तो कोई हमें इनके दरमियान ना सिमिलरिटीज का पता चलेगा ना डिसिमिलरिटी, हम जैसे एक कैरेक्टर को देख रहे हैं तो इससे हम उसकी जो वैरायटी होगी वो क्या बढ़ जाएंगी, बढ़ जाएंगी, वैरायटीज बढ़ जाएंगी। जब वैरायटीज बढ़ेंगी तो क्लासिफिकेशन मीनिंगफुल नहीं रहती। मैं बता चुका हूं आपको कि जितना हम क्राइटेरिया मुश्किल रखते हैं क्लासिफिकेशन के लिए, उतना क्लासिफिकेशन जो होती है अच्छी क्लासिफिकेशन हम करते हैं, उतने हम वैरायटीज को रिड्यूस करते हैं और उतना हम एक जैसे एनिमल के ग्रुप में रख पाते हैं, उतना हम मुख्तलिफ कैरेक्टरिस्टिक वाले एनिमल्स को दूसरे ग्रुप में रख पाते हैं। अच्छा जी, अब ये तो बात थी कि ये मीनिंगफुल। अब साइंटिफिक बेसिस क्लासिफिकेशन की हम कैसे करते हैं? हम ये मीनिंगफुल नहीं है तो फिर हम क्या करते हैं, हम साइंटिफिक बेसिस करते हैं क्लासिफिकेशन, जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि किसी भी क्लासिफिकेशन के पीछे उसके लिए क्या होना चाहिए, लॉजिक होना चाहिए। लॉजिकल रीजनिंग देखते हैं हम, क्या देखते हैं, लॉजिक देखते हैं। उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, फिर साइंटिफिक बेसिस देखते हैं उसके ऊपर। तो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री देखते हैं। सबसे पहले क्या चीज देखते हैं हम स्टूडेंट्स, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। कि एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के अंदर हम एनिमल्स को देखते हैं कि इसकी एवोल्यूशन कहां से हुई है। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं कहीं ना कहीं वो उनका एंसेस्टर जो होता है वो सेम होता है, या जिससे इवाल्व हुए हैं वो किसी न किसी पॉइंट पे एक ही एंसेस्टर से आगे इवाल्व हुए हैं। ठीक है, जैसे हम इंसान हैं, हम वर्टिब्रेट हैं, हम कहते हैं कि हम सबसे पहले वर्टिब्रेट में फिशेस आई थी, फिर एम्फीबियन, फिर रेप्टाइल, फिर बर्ड्स, फिर मैमल्स। या हम इंसान हैं, हम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से आगे हमारी नस्ल चली है, तो हम हमारा सबका क्या है, कॉमन पॉइंट है। क्या है, हज़रत आदम जो हैं वो क्या है, कॉमन पॉइंट है। इस तरह अगर हम एवोल्यूशन के एतबार से देखें तो हम कहते हैं कि हम वर्टिब्रेट्स फिशेस से हम आगे इवाल्व होते 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 हम बने। ठीक है, तो ये हम कहते हैं कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर रिलेटेड टू वन अनदर। जितने ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं। किसके ऊपर, एट सम पॉइंट, किसी न किसी पॉइंट के ऊपर वो क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं। हम ये कहते हैं कि उनका एंसेस्टर उस पॉइंट के ऊपर क्या होता है, सेम होता है इन देयर एवोल्यूशनरी हिस्ट्रीज। अगर उनकी एवोल्यूशन को देखें, आप एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को देखें तो हम कहते हैं कि वहां पे क्या होता है, बेसिकली वो उनका पॉइंट क्या होता है, सेम होता है। However, some organisms are very closely related to each other. कुछ देखें, हम कहते हैं कि एवोल्यूशनरी हिस्ट्री जहाँ से वो इवाल्व होके आए हैं वो उनका मेन कॉमन पॉइंट है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी है वर्टिब्रेट्स की, हज़रत आदम की। इस तरह हम कहते हैं कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो मोस्ट क्लोजली रिलेटेड होते हैं आपस में। अब मोस्ट क्लोजली रिलेटेड कौन से हैं? फॉर एग्जाम्पल स्पैरो आर मोर क्लोजली रिलेटेड टू पिजन देन इंसेक्ट। अब आपको पता है कि स्पैरो जो है, स्पैरोज जो होती हैं चिड़िया, ये भी एक परिंदा है, और कबूतर जो है पिजन, ये भी एक परिंदा है, बर्ड है। ठीक है, अब इन दोनों के करैक्टर आपस में क्या होंगे, मिलते जुलते हैं। ठीक है, तो इनका एवोल्यूशनरी पॉइंट क्या होगा, 1 होगा। हम कहते हैं कि एक ही पॉइंट से दोनों इवाल्व हुए हैं, और ये इनके करैक्टर जो, इन दोनों को हम एक ग्रुप के अंदर रख सकते हैं। और देखें हम ये कहते हैं कि एवोल्यूशनरी हिस्ट्रीज के बेस के ऊपर हम जो सिमिलर करैक्टर वाले एनिमल्स होंगे, लाइक स्पैरो एंड पिजन, इन दोनों को हम एक ग्रुप के अंदर रखते हैं। इसी तरह स्पैरो इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम इंसेक्ट एंड पिजन इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम इंसेक्ट, क्योंकि इंसेक्ट जो होते हैं इट इज बिलोंग टू फाइलम आर्थ्रोपोडा, और आर्थ्रोपोडा जो होते हैं ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनकी बॉडी जॉइंटेड होती है। आर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंट, पोर्ट्स कहते हैं हम लेग्स को, जॉइंटेड लेग्स होती है। तो इसमें इंसेक्ट को कभी भी आप पिजन वाले ग्रुप में नहीं रख सकते, या इंसेक्ट को कभी भी आप स्पैरो वाले ग्रुप में नहीं रख सकते। इस तरह हम देखिए सिमिलर और डिसिमिलर एनिमल्स को आपस में क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं। तो इंसेक्ट को हम कहते हैं कि देखें एवोल्यूशनरी बेस के ऊपर हमने क्या कर दिया, इसको सेपरेट कर दिया। तो इंसेक्ट जो होते हैं ये क्या आते हैं, इनवर्टिब्रेट, और ये स्पैरो और पिजन ये क्या है, वर्टिब्रेट होते हैं बेसिकली। ठीक है,
तो हम ये कह सकते हैं कि सबसे अच्छी क्लासिफिकेशन वो होती है कि जिसके अंदर हम कहते हैं कि जो सिमिलर चीज़ें हैं, सिमिलर एनिमल्स को, सिमिलर इंडिविजुअल को, सिमिलर ऑर्गेनिजम्स को एक ग्रुप के अंदर रखे और डिसिमिलर को दूसरे ग्रुप के अंदर रखे। तो इस तरह हम जो एवोल्यूशनरी हिस्ट्रीज होती हैं, बेसिकली जो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री होती है, तो इसके अंदर हम ये डिस्कस करते हैं कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कहाँ से अराइज करें, एक कॉमन ओरिजिन से अराइज करें, तो वो उनका वो क्या होगा, बेसिकली सिमिलर करैक्टर्स होते हैं। वो क्या होते हैं, सिमिलर करैक्टर्स वाले इंडिविजुअल कहलाते हैं हमारे पास। हम कहते हैं अगर सिमिलर फॉर एग्जाम्पल एक ग्रुप से अराइज कर रहे हैं तो उनको एक कॉमन ओरिजिन से अराइज कर रहे हैं, कॉमन पॉइंट से अराइज कर रहे हैं, तो वो सिमिलर हो सकते हैं। जैसे हमने एग्जांपल अभी डिस्कस की पिजन की और स्पैरोज की, और इंसेक्ट जो होता है उनका ओरिजिन क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो सिमिलैरिटीज अमॉन्ग करैक्टरिस्टिक्स, हम कहते हैं कि जो खुसूसियात होती हैं उनके अमॉन्ग क्या होती हैं, करैक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो क्लासिफिकेशन जो होती है इज आल्सो बेस्ड ऑन सिमिलरिटी अमॉन्ग स्ट्रक्चर एंड फॉर्म। मतलब जो एनिमल की जो शक्ल होगी या उसकी साख्त होगी, फॉर्म, शक्ल, स्ट्रक्चर, उसकी साख्त जो होगी, एनिमल की ज़ाहिरी जो उसकी अपीयरेंस है, स्ट्रक्चर है, उसके अमॉन्ग जो सिमिलरिटीज हैं उसकी बेसिस के ऊपर भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू ग्रुप्स शोइंग सिमिलरिटी बेस्ड अपॉन। हम कहते हैं कि जो बेसिकली इंडिविजुअल्स हैं उनके दरमियान अगर शक्ल के लिहाज से, साथ के लिहाज से खुसूसियात मिलती हैं तो उनको भी हम एक ग्रुप के अंदर रख सकते हैं। ठीक है, तो उसके अलावा हम ये भी कहते हैं कि जो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स शो कर रहे होते हैं तो मोस्टली वो बेस करते हैं इन चीज़ों के ऊपर। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि जितना किसी भी स्पीशीज को क्लासिफाई करने के लिए या किसी भी इंडिविजुअल्स को जो हमारे पास ग्रुप्स की फॉर्म में मौजूद हैं, हम क्राइटेरिया जो है जितना टफ क्राइटेरिया रखते हैं उतनी अच्छी क्लासिफिकेशन होती है, या उतनी अच्छी क्लासिफिकेशन होती है कि हम कहते हैं सिमिलर करैक्टर वालों को एक ग्रुप के अंदर रखें और डिसिमिलर को दूसरे ग्रुप के अंदर रखते हैं, तो वो क्या होती है, हमेशा क्लासिफिकेशन होती है। ठीक है, जितनी वैरायटीज कम होंगी क्लासिफिकेशन क्या होती है, बेटर होती है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है होमोलॉगी। होमोलॉगी कहते हैं सेम स्ट्रक्चर वाले इंडिविजुअल्स, ऐसे एनिमल जिनका स्ट्रक्चर क्या हो, सेम हो। फॉर एग्जांपल इसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं आप कॉर्डेट्स की, वर्टिब्रेट्स की, जिनके पीछे क्या होती है, रीढ़ की हड्डी होती है। तो हम उस रीढ़ की हड्डी को बेस बना के हम उन सबको एक ग्रुप के अंदर रख लेते हैं। ठीक है, कॉर्डेट्स कहते हैं। देन ये सिमिलर स्ट्रक्चर होता है लेकिन फंक्शन आगे क्या होते हैं, सारे कॉर्डेट्स के क्या हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं होमोलॉगी के अंदर। साइटोलॉजी, हम सेल की स्टडी करते हैं। देखें, सेल को हम बेसिक 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। मतलब प्रोकैरियोटिक, प्रो का मतलब होता है बिफोर, कैरियन कहते हैं हम न्यूक्लियस को, जो बैक्टीरिया वगैरह के अंदर पाया जाएगा, और यूकैरियोटिक ट्रू न्यूक्लियस जिसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, वो यूकैरियोटिक वाले, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी वो क्या होंगे, प्रोकैरियोटिक होंगे। तो सेल को हम स्टडी करके हम क्लासिफाई कर सकते हैं कि ये प्रोकैरियोटिक एनिमल्स हैं और यूकैरियोटिक एनिमल्स हैं। तो सेल की स्टडी को भी साइटोलॉजी कहते हैं, स्टडी ऑफ सेल। इसको भी हम 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। उसके अलावा कंपैरेटिव बायोकेमिस्ट्री। अब हम एनिमल्स के अंदर बायोकेमिस्ट्री जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी, फॉर एग्जाम्पल हम प्रोटीन्स को, लिपिड्स को, कार्बोहाइड्रेट्स को, इनको भी स्टडी करके उसको हम कंपेयर करके आपस में सेल्स के अंदर, ऑर्गेनिजम्स के अंदर, तो उसको हम स्टडी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बैक्टीरिया को 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, बाकी बैक्टीरिया का सारा स्ट्रक्चर सेम होता है, इनके सेल वॉल में डिफरेंस होने की वजह से ग्रेम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्रेम नेगेटिव बैक्टीरिया, हम बेसिकली इसको 2 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। ये चैप्टर 6 के अंदर इंशाल्लाह हम डिटेल से करेंगे। तो मैंने आपको बताया कि देखिए इसके अंदर हम केमिस्ट्री को देख रहे हैं, बायोकेमिस्ट्री को देख रहे हैं कि कंपैरेटिव बायोकेमिस्ट्री के दोनों की सेल वॉल के टोटल आपस में क्या है, केमिकल की बेस पे क्या है, डिफरेंट है। इस तरह हम जीन्स को भी देखते हैं इंडिविजुअल्स के दरमियान कि नंबर ऑफ जीन्स देखे जाते हैं, कौन सा जीन क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो जीन्स भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। जेनेटिक्स हम कहते हैं जीन्स की स्टडी को बेसिकली कहते हैं। ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है, इज नोन एज जेनेटिक्स। और कैरेक्टर्स किसकी फॉर्म में जाते हैं, जीन्स की फॉर्म में जाते हैं। और जीन्स की स्टडी करके भी हम एनिमल्स को क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। देन अब इससे एक डेफिनेशन आ जाती है। हम बेसिकली आपका चैप्टर जो है, चैप्टर 5 जो है,
इसका पहला पोर्शन जो है वो क्लासिफिकेशन का है और दूसरा पोर्शन वायरसेस की स्टडी हम करते हैं उसके अंदर। तो क्लासिफिकेशन की स्टडी बायोलॉजी की जिस ब्रांच में हम करते हैं, नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन, वो होती है टैक्सोनॉमी। क्या होती है? टैक्सोनॉमी। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। बड़ी सिंपल डेफिनेशन मैंने राइट की हुई है कि बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसके अंदर हम किसको स्टडी करें? नेमिंग के, ऑर्गेनिज्म को नेम कैसे देना है, ठीक है। एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम नेमिंग और क्लासिफिकेशन को क्लासिफाई करके उस ऑर्गेनिज्म को नेम देना उसकी खुसूसियात की बेस के ऊपर, हम कहते हैं वो क्या होती है? टैक्सोनॉमी होती है। देखिए मोस्ट चीज़ों को हम नेमिंग देते हैं उनकी करैक्टरिस्टिक्स की बेस के ऊपर। अगर आप सेल बायोलॉजी के अंदर जाएं तो देखें, हमने गाल्जी ऑपरेटर्स कहते हैं, समटाइम जिस साइंटिस्ट उस पर काम किया उसके नाम पे हम उसका नाम दे देते हैं, और समटाइम हम उस एनिमल के स्ट्रक्चर की वजह से, देखिए सेंट्रियोल को हम उसके स्ट्रक्चर की वजह से, उसकी लोकेशन की वजह से उसका नाम देते हैं सेल के अंदर। इसी तरह हम एनिमल्स को उसके स्ट्रक्चर की वजह से, उसकी खुसूसियात की वजह से, जिस बंदे ने उसको डिस्कवर किया उसकी बेस पे हम क्या करते हैं? क्लासीफाई करते हैं। तो स्पीशीज कंसेप्ट क्या होता है? स्पीशीज को डिफाइन करते हैं हम। तो ये थी बायोलॉजी की ये टैक्सोनॉमी, इसको भी स्टूडेंट्स आपने याद करना है डेफिनेशन। अब स्पीशीज क्या होती हैं? तो सबसे पहले आपको स्पीशीज की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। हम इसको सिंपली अगर डिफाइन करते हैं, हम कहते हैं द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स पोटेंशियली इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल्स विच प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स। ऐसे इंडिविजुअल जो आपस में क्या करें? इंटरब्रीड करें, रिप्रोडक्शन करें, इंटरब्रीड करें आपस में, और उसके नतीजे में जो बच्चे पैदा हों वो क्या हों? फर्टाइल होने चाहिए। फर्टाइल से मुराद ये है कि जो अपने से पहले जो ऐसे बच्चे पैदा करेंगे जो वो भी बच्चे पैदा करने की अहलियत रखते हों, फर्टाइल हों, मतलब वो भी रिप्रोडक्शन कर सकें। हम कहते हैं ये कौन सी होती है? स्पीशीज, ठीक है। तो अब स्पीशीज के लिए कुछ हमारे पास कंसेप्ट देखें। रिप्रोडक्शन जो है, ये इंटरब्रीडिंग जो है, वो डिफरेंट स्पीशीज भी करती हैं। लाइक अगर हम घोड़ा और गधे की अगर बात करें तो ये भी आपस में क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। आपने 10 मैट्रिक में ये बात डिस्कस की जिसमें आपने एग्जाम्पल पढ़ी थी म्यूल की, खच्चर की। तो खच्चर जो होती है हमेशा क्या होती है? इनफर्टाइल होती है। वजह क्या है कि उसके अंदर जो है वो इनफर्टाइल उसने प्रोड्यूस की थी, वो फिर स्पीशीज नहीं कहलाएगी। स्पीशीज के लिए क्राइटेरिया क्या है कि जो इंडिविजुअल आपस में इंटरब्रीड करें, वो जो बच्चे प्रोड्यूस करें वो क्या होने चाहिए? फर्टाइल होने चाहिए। तो ये बात यहाँ लिखी हुई है कि द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स इंटरब्रीड अमंग देमसेल्फ। ऐसे इंडिविजुअल जो आपस में क्या कर सकें? इंटरब्रीड कर सकें एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स। और क्या प्रोड्यूस करें? बच्चे प्रोड्यूस करें। और उनकी क्या क्वालिटी होनी चाहिए? वो फर्टाइल होने चाहिए। क्या होने चाहिए? फर्टाइल होने चाहिए। ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है बच्चे बनाना, ठीक है। सिमिलर टू देमसेल्व्स, और उन जैसे भी होने चाहिए। अगेन आई एम रिपीटिंग, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, ऐसे इंडिविजुअल का ग्रुप जो क्या करे? इंटरब्रीड करे अमंग देमसेल्व्स, मतलब अपने आपस में क्या करें? इंटरब्रीड करें, रिप्रोडक्शन करें, प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स, और जो बच्चे प्रोड्यूस करें वो क्या करें? फर्टाइल प्रोड्यूस करें, और जो उन जैसे हों, सिमिलर टू देमसेल्व्स, उन जैसे हों। उसके बाद देखिए दो बातें इसमें डिस्कस हुई हैं स्टूडेंट्स। एक तो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स का बनना और इंटरब्रीड करना अमंग देमसेल्व्स, आपस में इंटरब्रीड करना और साथ बच्चे क्या प्रोड्यूस करना? फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। ये क्राइटेरिया आपने लाजमी ज़हन में रखना, तब जाके स्पीशीज की डेफिनेशन कंप्लीट होगी। बट आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम अदर ग्रुप्स। रिप्रोडक्शन के लिहाज से जितने भी दूसरे स्पीशीज होती है उसके लिए आइसोलेटेड होते हैं, मतलब एक तरह की स्पीशीज आपस में इंटरब्रीड कर सकती हैं, दूसरी स्पीशीज के साथ ये इंटरब्रीड नहीं कर सकती। तो ये रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होते हैं अदर ग्रुप्स के साथ, मतलब सेम स्पीशीज आपस में क्या करती हैं? इंटरब्रीड करती हैं, डिफरेंट के साथ ये इंटरब्रीड नहीं करेगी। तो यही बात लिखी हुई है कि ये रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होती है दूसरे ग्रुप से या दूसरी स्पीशीज से। हाउएवर देखिए हम क्राइटेरिया बना रहे हैं, क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। तो स्पीशीज की बेस के ऊपर क्लासिफिकेशन की जाती है। एक तरह की स्पीशीज को एक ग्रुप में रखेंगे, डिफरेंट को हम दूसरे ग्रुप में रख सकते हैं। लेकिन कुछ इसमें प्रॉब्लम आ जाती है। क्या प्रॉब्लम आती है? हाउएवर इंटरब्रीडिंग
कैन नॉट यूज्ड एज क्राइटेरियन फॉर स्पीशीज रिकॉग्नाइजेशन। के इंटरब्रीडिंग जो है, ये जो इंडिविजुअल आपस में इंटरब्रीड कर रहे हैं और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये कोई ख़ास क्राइटेरिया नहीं है कि हम स्पीशीज़ को रिकॉग्नाइज कर सकें, ठीक है, अमंग। लेकिन ये हायर एनिमल के लिए तो ठीक है, जिनमें होती ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, मोर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, किन के अंदर? हायर एनिमल्स के अंदर। ऐसे एनिमल जो हायर लेवल के एनिमल्स हैं, जैसे हम में बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, एम्फीबियंस हैं, ठीक है, और या मैमल्स को अगर हम एग्जांपल लें मोस्टली, तो इनके केस में रिप्रोडक्शन कौन सी होती है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। इनमें तो ठीक है कि आपस में इंटरब्रीड करेंगे और हमें क्राइटेरिया मिल जाता है स्पीशीज को पहचानने का कि ये एक जैसे स्पीशीज आपस में क्या कर रही हैं? रिप्रोड्यूस कर रही हैं, ठीक है। लेकिन अमंग प्रीडोमिनेंटली एसेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, प्रीडोमिनेंटली पहले से मौजूद जो हमारे पास, हम कहते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है वो मोर कॉमन होती है, मोर होती है, ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो फिर उनके अंदर ये एक्सेप्शनल केस आ गया, तो हम फिर ये कहते हैं कि इंटरब्रीडिंग कोई खास क्राइटेरिया नहीं होता। अगर एनिमल्स के अंदर ही अगर हम बैक्टीरिया को देखें, प्रोटिस्टा को देखें, यूग्लेना, अमीबा, पैरामीशियम, तो इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोर कॉमन है एज कम्पेयर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो फिर हमारा ये जो स्पीशीज कंसेप्ट है ये थोड़ा सा क्या हो जाता है, हम इसके हट जाते हैं। लेकिन ये हायर एनिमल के लिए ठीक है, लोअर एनिमल के लिए ये हम कहते हैं कि कोई खास क्राइटेरिया स्पीशीज को रिकॉग्नाइज करने का नहीं है, क्योंकि ये ज्यादा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं ये एनिमल, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या करते हैं? कम करते हैं। करते जरूर हैं, इसलिए करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा अपनी वैरायटीज को क्या किया जाए? इनहेंस किया जाए बेसिकली, ठीक है। तो बैक्टीरिया एंड प्रोटिस्टा आर एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस्ड मोर, मतलब ये अपनी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। क्या करते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोर, ज्यादा रिप्रोडक्शन कौन सी करते हैं? एसेक्सुअल करते हैं। उसके बाद अब स्पीशीज की कौन कौन सी खुसूसियात होनी चाहिए? Each species has its own ecological, structural and behavioral characteristics. Characteristic of species कौन कौन सी होनी चाहिए स्टूडेंट्स? तो हर स्पीशीज का अपना एक माहौल होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स? अपने एक इन्वायरमेंट के अंदर रह रही होती है, वो दूसरे इन्वायरमेंट में नहीं रहती, अपना एक माहौल है, उसका अपने माहौल के साथ क्या है? इंटरेक्शन है। इकोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ इंटरेक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म टू देयर इन्वायरमेंट। जब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने माहौल के साथ इंटरेक्शन करता है वो क्या करते हैं? उसकी इकोलॉजी कहलाती है। स्ट्रक्चरल, हर स्पीशीज का अपना क्या होता है? एक साख्त होती है, स्ट्रक्चर होता है, और उसका बिहेवियर, मतलब माहौल के साथ उसका रिस्पॉन्स कैसा है, ये उसका क्या कहलाता है? बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक के अंदर कहलाती है, ठीक है। तो ये हम कहते हैं उसकी अपना एक माहौल होगा, इकोलॉजी होगी जो दूसरे माहौल के साथ इंटरेक्शन करती है, उसका अपना स्ट्रक्चर होगा, और उसका रिस्पॉन्स जो दूसरे माहौल के साथ है, इंडिविजुअल के साथ है, तो उसका वो क्या होता है? बिहेवियर कहते हैं जो रिस्पॉन्स शो करता है दूसरे माहौल के साथ, वो इंडिविजुअल के साथ या माहौल के साथ। तो ईच स्पीशीज इज इंडिपेंडेंट एवोल्यूशनरी यूनिट। अब इस बात को समझिए कि क्या इंडिपेंडेंट कहते हैं आजादाना, एवोल्यूशनरी यूनिट इवॉल्व हुई है सिंगली, मतलब हर स्पीशीज जो है एवोल्यूशन के एतबार से दूसरे इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड नहीं करती। कॉमन पॉइंट जरूर हो सकता है, लेकिन हम कहते हैं कि इंसेक्ट जो हैं वो दूसरे तरीके से इवॉल्व हुए हैं, बर्ड दूसरे तरीके से इवॉल्व हुए, इनकी एवोल्यूशन जो है डिफरेंट रास्तों के जरिए हुई है, ठीक है। मतलब हम कहते हैं इसको लीनिएज कहते होते हैं, फाइलेटिक लीनिएज कहते हैं, जिस रास्ते के जरिए इसकी एवोल्यूशन होती है। तो हम कहते हैं कि हर स्पीशीज जो है वो दूसरे एवोल्यूशन के एतबार से दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करती, उसकी अपनी एक इंडिविजुअलिटी है, या इंडिपेंडेंट है, या वो आज़ादाना है कि वो अपने तरीके से इवॉल्व हुई है। इंसेक्ट अपने तरीके से इवॉल्व हुए हैं, बर्ड्स अपने तरीके से हुए हैं, एम्फीबियंस, फ्रॉग वगैरह, टोड वगैरह अपने तरीके से इवॉल्व हुए हैं, इसलिए कहते हैं इंडिपेंडेंट एवोल्यूशनरी यूनिट कहलाती है। डिफरेंट स्पीशीज डू नॉट एक्सचेंज जीन, ऑब्वियसली जो डिफरेंट स्पीशीज होते हैं आपस में इंटरब्रीड नहीं करते, तो इंटरब्रीड नहीं करेंगे तो वो जीन्स को भी एक्सचेंज नहीं करते, करैक्टर्स को भी एक्सचेंज नहीं कर सकते। हमेशा सेम स्पीशीज आपस में इंटरब्रीड करती हैं और अपने जीन्स को क्या करती हैं? एक्चुअली एक्सचेंज करती हैं। तो एग्जाम्पल है इसकी
स्पीशीज की, मेज, सीपा। अब इसमें देखें मेज, इसका अगर हम, ये कॉर्न का साइंटिफिक नेम है, तो हम इसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है जी, दूसरा होता है मेज। जी जो होगा वो जीनस हो जाएगा और मेज क्या हो जाएगा, स्पीशी। इस तरह एलियम सीपा, ठीक है, ये प्याज का साइंटिफिक नेम है, ओनियन का, तो हम कहते हैं कि एलियम इसका जो है जीनस है, सीपा इसकी क्या है, स्पीशी है, ठीक है। तो ये इसकी एग्जांपल दी स्पीशीज की। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस फॉर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो दिस इज स्पीशीज कंसेप्ट। स्टूडेंट इसको क्लियरली आपने लेक्चर को बार बार सुनना है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह कल हम दूसरा लेक्चर पढ़ेंगे।